नमस्कार, हम हैं अंशुमान त्रिपाठी। देश में 2019 के आम चुनाव आम आदमी से जुड़े मुद्दों को छोड़कर दूसरे सभी मुद्दों के लिए इतिहास में याद किए जाएंगे। साथ ही ये चुनाव ऊंचे भारतीय आदर्शों की दुहाई देने वाले राजनीतिक दलों के बीच भाषा और संवाद के स्तर के लिए भी भूला नहीं जा सकेगा। केंद्र के राज सिंहासन पर विजय के लिए विकास के बजाय रक्षा सौदे के राफेल से बीजेपी पर कांग्रेस ने जबरदस्त हमला बोला है, तो बीजेपी भी वीआईपी हेलीकॉप्टर स्कैम पर सवार होकर कांग्रेस पर सियासी गोलियां बरसा रही है। और चुनाव के 5वें चरण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सियासी बोफोर से स्वर्गीय राजीव गांधी पर भ्रष्टाचार के आरोपों की गोलीबारी से उन्हें दोबारा शहीद बना दिया। आइए नजर डालते हैं 2019 के आम चुनाव में रक्षा सौदों की सियासत पर। आपके पिताजी को आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था। गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन चला था, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। आलोचकों का मानना है कि कोई भी प्रधानमंत्री इस स्तर की भाषा का इस्तेमाल किसी दिवंगत व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। लेकिन क्या कहें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। मोदी है तो मुमकिन है। वहीं कुछ लोग इसे बीजेपी को अपेक्षित सफलता न मिलने की आशंका में हताशा के रूप में भी देखते हैं। हालांकि इस तरह के बयानों का फायदा बीजेपी जिस आक्रामक तरीके से उठाती है, कांग्रेस उठाने में नाकाम रही है। कहा यह जाता है कि गांधी परिवार अपने परिवारजनों की शहादत का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन सियासत और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। बहरहाल राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री पर हमला बोला और कहा कि मेरे पिता को राजनीति में घसीटकर आप बच नहीं सकते। वहीं प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर पलटवार किया और कहा कि प्रधानमंत्री ने बेलगाम सनक में एक नेक और पाक इंसान की शहादत का निरादर किया। चुनावी राजनीति में रक्षा सौदों का हवाला देकर राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर हमला बोलना कोई नई बात भी नहीं। Mr. Narendra Modi, in his speech, has made certain allegations about our late Prime Minister Sri Rajiv Gandhi during the course of his electioneering campaign, particularly in Uttar Pradesh. These are very serious sort of things, and the level of the campaign has gone down to such a level, and that too by the sitting Prime Minister of a country, which is highly objectionable. This has never happened in the history of the country. Rajiv Gandhi was a very tall person, a very clean person in political life, and he was one of the youngest prime minister the country had. Whatever allegations were there against him, the Supreme Court has set them aside. There's nothing objectionable. In spite of all this, Narendra Modi speaks personally against him in election rallies and function meetings. I think this is highly objectionable. इंदिरा गांधी की आतंकवादियों के हाथों हत्या के बाद राजीव गांधी 400 से ज्यादा सीटों पर विजय के साथ प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उनके मंत्रिमंडल के सदस्य विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बोफोर्स खरीद में दलाली का आरोप लगाकर रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। स्वीडिश रेडियो की रिपोर्ट में अपने देश की कंपनी एबी बोफोर्स से 410 बोफोर्स तोपों के सौदे में 64 करोड़ की दलाली दिए जाने का आरोप लगाया गया था। वीपी सिंह के इस मुद्दे को उठाने से रातों रात मिस्टर क्लीन कहलाने वाले राजीव गांधी की छवि भ्रष्टाचार की स्याही से दागदार हो गई। चुनाव हुए, राष्ट्रीय मोर्चा बनाकर ईमानदारी के प्रतीक बने वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए। चुनाव से पहले स्विस बैंकों के खाते के खुलासे तक का दावा किया जाता रहा, लेकिन बाद की सरकारें भ्रष्टाचार के बहुत सबूत जुटा नहीं पाई। राजीव गांधी पर इस मामले के बिचौलिए ओट्टावियो कात्रोकी की मदद के आरोप भी लगे। इस मामले की सीबीआई जांच शुरू हुई। बाद में मंडल आयोग की सिफारिश के मुद्दे को लेकर वीपी सिंह सरकार गिर गई। 1991 में राजीव की हत्या के बाद उनका नाम आरोपियों की सूची से हटा दिया गया। 2013 में कात्रोकी की मौत भी हो गई। राजीव गांधी का नाम हटने के बावजूद बरसों से बोफोर्स को गांधी परिवार के खिलाफ ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। हालांकि बोफोर्स को आज भी थल सेना के लिए सबसे बेहतरीन हॉवित्जर तोप माना जाता है। 1999 में करगिल की जंग में घुसपैठियों को रोकने में बोफोर्स की भूमिका को खूब सराहा गया था।
बोफोर्स के आरोप और राजीव गांधी के देहांत के बाद गांधी परिवार देश की राजनीति से ही दूर हो गया था, लेकिन सोनिया गांधी वापस लौटी और बोफोर्स मामले पर हमेशा के लिए मिट्टी डाल दी गई। अब बीजेपी राहुल गांधी को बोफोर्स का भूत दिखाकर बचाव की मुद्रा लाने की कोशिश में है। दरअसल राहुल गांधी भी बीजेपी पर उसी के हथियार से वार कर रहे हैं। फ्रांसीसी युद्धक विमान राफेल की खरीद को लेकर राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ ठीक उसी अंदाज में हमला बोल दिया जिस अंदाज में वीपी सिंह और भारतीय जनता पार्टी समेत कई गैर कांग्रेसी दलों ने कांग्रेस पर बोला था। लेकिन राफेल के आरोपों को लेकर जांच कराने की विपक्ष की हर मांग खारिज कर दी गई। मजे की बात यह है कि इसके बावजूद केंद्र की बीजेपी सरकार खुद को आजादी के बाद के इतिहास की सबसे ईमानदार सरकार के रूप में पेश करती रही। कांग्रेस ने अपने आरोपों में वजन डालने के लिए राजनीतिक आक्रमण की भाषा बेहद तीखी बना ली। चौकीदार कहता है, मगर सचमुच में ये अनिल अंबानी का चौकीदार है। जाहिर है पीएम मोदी की भाषा में भी वही तलखी आना स्वाभाविक था, लेकिन किसी मृत व्यक्ति का जिक्र कर हमला बोलना बिल्कुल उसी तरह लग रहा था जैसे किसी को चोर बोलने पर उसे तू चोर तेरा बाप चोर का जवाब मिले। मामला मीडिया में भी उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट के तथ्यों को अदालत में पेश करने लायक माना, जिसके बाद मोदी सरकार खुद बचाव की मुद्रा में है। The three judges have given a unanimous judgment in which they have rejected the government's argument that firstly that these documents cannot be considered because, as the Attorney General said, they are stolen documents. That the Chief Justice said that by a separate order we will fix a date for hearing the review petitions and they will be heard on merits. If they had accepted the government's arguments, the review could not be considered. Now it will be considered on merits, and the Chief Justice has very kindly said that he will set a date. And in the last order they had said that they will hear it in open court. So we are very confident that we will get a good opportunity to put forward. बीजेपी ने वीवीआईपी चॉपर खरीद के मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी उंगली उठाई है। पीएम मोदी बार बार कह रहे हैं कि क्रिश्चियन मिशेल अपने राजनीतिक आकाओं के राज खोल रहा है, लेकिन अभी तक इस बात के ठोस प्रमाण नहीं मिले। बीजेपी सरकार ने राहुल गांधी को ही चोर साबित करने के लिए एक नया मोर्चा खोला है। आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी की हिस्सेदारी वाली एक ब्रिटिश कंपनी बैकऑप्स के एक निदेशक यूल्रिक मैकनाइट को यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान माली फायदा दिलाया गया था। हालांकि ये रिश्तेदारी दूर की निकाली गई है। 2009 में राहुल गांधी की कंपनी से इस्तीफा देने के बाद मैकनाइट का एक फ्रांसीसी कंपनी के साथ ऑफसेट एग्रीमेंट हुआ था। इस फ्रांसीसी कंपनी को भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों के उत्पादन का ठेका मिला था, लेकिन सियासत तो सियासत है। बीजेपी ने राहुल पर जमकर हमला बोला है। बैक ऑफ पीछे से करने वाला ऑपरेशन, और 2002 और 2003 में बैकऑप के नाम से कंपनी करते हो, आप उसके मुख्य पार्टनर हो, आपका पार्टनर है यूल्रिक मैकनाइट, और 2009 में आप बाहर पड़ते हो, तब यहां सबमरीन का डील फाइनल हो रहा है। एक फ्रेंच कंपनी को भारत सरकार ने ये दिया कॉन्ट्रैक्ट सबमरीन बनाने का। उन्होंने फ्लैश फोर्स को एंगेज किया। फ्लैश फोर्स एक ऑप्टिकल आर्मर करके नई कंपनी को कब्जे में लेती है, और मैकलाइट जहां जहां देखो मैकलाइट पहुंचता ही है। आरोपों में कितनी सच्चाई है तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन माना यह जा रहा है कि बीजेपी ने इसका फायदा उठाने में बहुत देर कर दी। खुद बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक धड़ा मान रहा है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच मोदी सरकार के बनने के तुरंत बाद से ही शुरू हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब ऐन चुनाव के वक्त पीएम मोदी बारंबार कांग्रेस के रक्षा सौदों को लेकर भ्रष्टाचार की बात उठाते हैं, तो हर किसी के जहन में यही सवाल खड़ा होता है। बहरहाल बीजेपी का ये मानना है कि भले ही इन आरोपों में दम हो या न हो, लेकिन कहीं न कहीं ये उनके राष्ट्रवाद के मुद्दे को मजबूती तो प्रदान करता है। आज के दौर में जनहित से राजनीति का बहुत रिश्ता रहा नहीं है। राजनीति राजसत्ता का सुख भोगने की नीति का दूसरा नाम बन गई है। रक्षा सौदों को लेकर अमूमन हर दूसरे चुनाव में सियासी दल एक दूसरे पर वार पलटवार करते रहे। 2014 का चुनाव यूपीए सरकार की पंगुता
यह पॉलिसी पैरालिसिस के मुद्दे पर हुआ था। साथ ही नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष और कड़े फैसले लेने वाले जननायक के तौर पर भी मीडिया में पेश किया गया था। लेकिन राफेल जैसे आरोप, नोटबंदी की नाकामी और जीएसटी की मार का सियासी असर क्या होगा, ये तो 2019 के चुनाव नतीजों से तय होगा। लेकिन जिस तरीके से इस बार कांग्रेस राफेल सौदे को और बीजेपी वीवीआई चॉपर डील को इस्तेमाल कर रही है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। ठीक ऐसे ही 2004 के आम चुनाव में बीजेपी सरकार के खिलाफ सेना का ताबूत खरीद मामला, करगिल की जंग और AK-47 राइफल सौदे को लेकर चुनावी माहौल तैयार किया गया था। साथियों, इन लोगों ने दलालों और बिचौलियों का ऐसा नेटवर्क खड़ा कर रखा है, ऐसा खड़ा करके रखा था कि देश की रक्षा से जुड़े सामान में सबसे अधिक भ्रष्टाचार हुआ। अभी हेलीकॉप्टर घोटाले में तो इनके राजदार इटली वाले मिशेल मामा को विदेश से उठाकर हम लाए हैं। वो इनके काले कारनामों के राज खोल रहा है। भाइयों और बहनों, आत्मरक्षा की कमजोर नीति के कारण ही पाकिस्तान के हौसले बुलंद हो गए थे और वो आए दिन भारत को धमकाता रहता था। स्थिति ये थी कि प्रतापगढ़ से कोई अगर रोजी रोटी कमाने के लिए लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, सूरत कहीं जाता था तो घर वालों को चिंता लगी रहती थी कि पता नहीं कौन सी ट्रेन के अंदर धमाका हो जाएगा। 2019 के चुनाव में मोदी जी गांधी परिवार को हर तरह के भ्रष्टाचार का पर्याय बता रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि कांग्रेस को वोट देने से गांधी परिवार को घोटाले करने का मौका मिल जाएगा, इसीलिए वो जनता से कांग्रेस को वोट न देने की ताकीद कर रहे हैं। वे मतदाताओं को ये भी बता रहे हैं कि उनकी वजह से ही अमेठी में AK-47 की फैक्ट्री लगाई जा रही है। जो आम फैक्ट्री है उसमें क्या हुआ था? साल 2007 में शिलान्यास हुआ, उस नाम पर 2009 में वोट भी बटोर लिए, लेकिन उसमें आधुनिक हथियार नहीं बने। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने कभी दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। अब हमारी सरकार रूस के साथ समझौता करके उसी फैक्ट्री में आज की दुनिया की सबसे आधुनिक राइफल, हमने AK-47 सुना है ना, AK-47 सुना है ना, अब अमेठी में AK-203 बनेगी, AK-203। हकीकत यह है कि मोदी जी राजनीतिक भ्रष्टाचार का इतिहास कुछ भूल से गए हैं। खबरों के मुताबिक यही AK-47 राइफल थी जो 2004 में बीजेपी के सरकार के पतन के कारणों में से एक थी। इंडिया शाइनिंग के व्यापक प्रचार के बावजूद बीजेपी कामयाब न हो सकी। तब कांग्रेस ने गृह मंत्रालय पर घटिया क्वालिटी की AK-47 राइफल खरीदने का आरोप लगाया था। तब लालकृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे। कांग्रेस ने इस मामले का लगातार महीने भर तक हर दिन नए एपिसोड की तरह पर्दाफाश किया था। करीब 65,000 राइफलें अर्धसैनिक बलों के लिए खरीदी जानी थी। इस राइफल का इजाद करने वाले डॉक्टर कलिशनिकोव की कंपनी से सीधे खरीदने के बजाय इन्हें दूसरी कंपनियों से खरीदा जा रहा था, जिसमें घूसखोरी का आरोप लग रहा था। कांग्रेस को इन आरोपों से बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने में आसानी हो गई। वहीं बीजेपी के इससे पहले के कार्यकाल में करगिल में घुसपैठ हुई। 2 महीने तक जंग चली, 500 से ज्यादा लोग मारे गए। हालांकि इससे भी बुरी बात यह हुई कि अटल जी की सरकार के रक्षा मंत्री और समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडीज पर ताबूत खरीदी में घोटाले का आरोप लगा। राजनीति में जॉर्ज फर्नांडीज को ईमानदार और साफ सुथरा माना जाता रहा है। आरोप लगाया गया कि 1999 से 2000 के बीच रक्षा मंत्रालय के अमेरिकी कंपनी से शहीदों के लिए खरीदे गए ताबूत और बॉडी बैग अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव से कई गुना ज्यादा थे। हर ताबूत $2,500 अमेरिकी और बॉडी बैग $85 के दाम पर खरीदा गया था।
यही नहीं, ताबूतों के वजन से भी खिलवाड़ किया गया था। इस मामले में कुछ बिचौलियों और सैनिक अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। बाद में जॉर्ज को क्लीन चिट मिल भी गई, लेकिन देश एक तरफ करगिल के शहीदों को याद कर आंसू पोंछ रहा था, वहीं शहीदों के ताबूत खरीद में दलाली का आरोप लग रहा था। खामियाजा अटल सरकार को भुगतना पड़ा। वाजपेयी जैसा नेता अपने उदार कदमों के बावजूद बदनाम हो गया। कश्मीर समस्या के हल के लिए आगरा शिखर सम्मेलन भी बुलाया गया, लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से समझौता ना हो सका और उसके बाद भारतीय संसद पर हमले ने तो उनसे मजबूत सरकार का तमगा ही छीन लिया। वहीं आतंकवादियों को कंधार छोड़कर आने का फैसला तो बीजेपी के राष्ट्रवादी छवि पर गहरा दाग छोड़ गया। खबरों के मुताबिक दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार अजित डोवाल ही तब उस टीम के साथ गए थे जो मसूद अजहर को कंधार छोड़ने गई थी। बीजेपी के इन पुराने दागों को मिटाने के लिए पीएम मोदी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हमले को प्रचारित कर रहे हैं, जबकि उन पर चुनावी जीत के लिए इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय मिलीभगत का आरोप तक लग रहा है। ऐसे में महज चुनाव जीतने के लिए रक्षा सौदों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना कतई सही नहीं है। इससे सेना के जवानों और आम जनता के बीच राजनेताओं और देश की राजनीति की छवि खराब होती है। दरअसल रक्षा सौदों में घोटाले के बहाने राजनीतिक दल खुद को एक दूसरे से ज्यादा ईमानदार और देशभक्त साबित करने में तुले हुए हैं। सच्चाई यह है कि इस मामले में हुए घोटालों को साबित करना आसान भी नहीं है। खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, जो किसी राजनीतिक दल के पास नजर नहीं आती। रक्षा सामग्री खरीद को पारदर्शी बनाना आसान काम नहीं। आज तक ना तो बोफोर्स के मामले में ही पता चल पाया कि पैसा कहां, कैसे, किसके पास पहुंचा, न ही किसी अन्य मामले में, बल्कि अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने इस तरह की घूसखोरी का रास्ता और आसान कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड से किसी भी बैंक से उसका कोई भी खाताधारी जिसके खाते में ना के बराबर जमा पैसा हो, अपने काले धन से राजनीतिक दलों के लिए बॉन्ड खरीद सकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को ये बताएगी कि हजारों करोड़ रुपया जो वो खर्च कर रहे हैं इस चुनाव में, वो कहां से आया? भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 साल में कितने हजार करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले और किससे मिले? दरअसल कांग्रेस अनिल अंबानी को राफेल डील में फ्रांसीसी कंपनी दसों का ऑफसेट पार्टनर बनाए जाने के मामले में इसी नजरिए से देख रही है। मोदी सरकार पर आरोप है कि HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बजाय अनिल अंबानी की चंद दिन पुरानी कंपनी को ये मौका दिलाने के पीछे घूसखोरी की ही मंशा है। चूंकि इस मामले में किसी सियासी शख्स को आर्थिक फायदा मिलने की बात साबित नहीं हुई है, लिहाजा बड़े व्यावसायिक घरानों को फायदा दिए जाने की बात कही जा रही है। यहाँ सवाल यह है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों का 70% से ज्यादा सामान विदेश से आयात करता है। ऐसे में HAL पर अनिल अंबानी की कंपनी को तरजीह दिया जाना कहाँ तक सही है, जबकि HAL अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी संघर्ष कर रही है। HAL के 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों के सिर पर बेरोजगारी की तलवार लटक रही है। सियासत तो इतनी नीचे गिर गई है कि अपनी बड़ी बड़ी कामयाबियों के लिए जानी जाने वाली HAL के खिलाफ नेताओं ने खुद को प्रचार तेज कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर बालाकोट हमले के वक्त हमारे पास राफेल होता तो नतीजे कुछ और होते। अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। प्रधानमंत्री भूल जाते हैं कि भारत ने बालाकोट में सिर्फ और सिर्फ आतंकी कैंप पर असैनिक कार्रवाई की थी। कभी भी सैनिक कार्रवाई युद्धोन्माद के माहौल को देखकर नहीं की जाती। सेना अपना मैदान और वक्त खुद चुनती है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर जनरल मानेकशॉ तैयार नहीं हुए थे। पूरी तैयारी के बाद 1971 की जंग लड़ी गई थी। बालाकोट हमले का मकसद पाकिस्तान से जंग कतई नहीं था। में बैठे लोगों को तरह तरह के डरावने सपने आते हैं।
आज धमकी देने वाले दुबक गए हैं। दरअसल रक्षा सौदों को सही ठहराने के लिए की जा रही सियासत रोकना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि इनमें बिचौलियों की भूमिका किसी न किसी रूप में हमेशा बनी रहती है। सेना के कई रिटायर्ड अफसर भी किसी न किसी आर्म्स डीलर के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। इसलिए कहा तो ये जाता है कि सेना के कई रिटायर्ड अधिकारी किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ जाते हैं या टीवी चैनल पर उनको अपना समर्थन देते दिखाई पड़ते हैं। रक्षा मंत्रालय में भी सेना की जरूरत और हथियारों की क्षमता को लेकर जमकर लॉबिंग होती है। वीवीआईपी चॉपर के मामले में तो आरोप है कि फिन मैकेनिका कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर के उड़ने की ऊंचाई तक कम कर दी गई थी। हालांकि दलाली के आरोप का पता लगते ही सौदा कैंसिल भी कर दिया गया था। लेकिन आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि रक्षा सौदों में दलाली खाने के चक्कर में राफेल खरीद में विलंब हुआ है तो ये पूरी सच्चाई नहीं होगी। खुद पूर्व सेनाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने एक खुलासा कर सबको हैरान कर दिया था कि बिचौलियों ने उन्हें भी अपने जाल में फांसने के लिए करोड़ों की घूस का बड़ा प्रस्ताव दिया था। आर्म्स लॉबी घी शक्कर खाने वाले हैं, वो घी शक्कर कैसे छोड़ देंगे? तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव रहेगा। और आर्म्स लॉबीज की एक खास बात होती है कि वो सोचते हैं कि क्योंकि आप उनके कब्जे में नहीं आए हैं तो इसलिए कुछ ना कुछ आपको तंग करने के लिए वो सोचते रहेंगे। इसलिए बिचौलों की घुसपैठ को रोकने के लिए कई स्तरों पर जांच जरूरी होती है। कांग्रेस सरकार के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी पर यही आरोप लगता है कि उनके कार्यकाल में कोई रक्षा सौदा हो ही नहीं पाया। यूपीए सरकार ने बिचौलियों को बीच से हटाने के लिए नियम बनाने की कोशिश की। इसके लिए सौदे की कुछ शर्तें डाली गईं, जिनमें भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर डील रद्द करना भी शामिल है। वहीं मोदी सरकार का मानना है कि मिडिलमैन हटाना संभव ही नहीं, लिहाजा इन बिचौलियों को रजिस्टर करने की योजना बनाई गई। लेकिन बिचौलियों ने इसमें कतई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ऐसे में मोदी सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए रक्षा क्षेत्र को मेक इन इंडिया से जोड़ा, जिसके तहत निजी क्षेत्र को भी रक्षा सामग्री और उपकरण बनाने का मौका देने का प्रावधान किया गया। लेकिन सरकार के पहले ही कौर में मक्खी आ गई। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद के बयान से इस मेक इन इंडिया के पीछे छिपी मंशा पर ही सवाल खड़े होने लगे। ओलांद ने कहा था कि भारत सरकार ने ही दसों के ऑफसेट पार्टनर के लिए रिलायंस का नाम सुझाया था। इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। जाहिर है रक्षा सौदों को लेकर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से पहले राजनीतिक दलों को अपने दामन में भी झांक लेना चाहिए, क्योंकि वो न सिर्फ अपने ऊपर से जनता का विश्वास खो रहे हैं बल्कि लोकतंत्र से भी मोह भंग पैदा करने की साजिश कर रहे हैं। और मत भूलिए, जब लोकतंत्र से जनता का मोह भंग होता है तो सिर्फ और सिर्फ हिटलर पैदा होता है। आज सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।